कि वो क्या करेगी। अच्छा, सबसे पहले जब बेबी अब डिलीवर हो गया तो मैंने बेबी को रिसीव कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि बेबी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर उसके बाद मैं बेबी को एक बिल्कुल क्लीन सरफेस पे रखूँगी, ठीक है। क्लीन सरफेस के बाद मैं एक टॉवल लूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक टॉवल है, उससे मैं हेड से लेके टो तक बेबी को सही से रब करके साफ़ करूँगी, क्योंकि बेबी के ऊपर मेकोनियम या कोई ऐसे कचरा वगैरह लगा हो तो वो इंसान सारा साफ़ कर लेता है। उसके बाद जो ये वेट टॉवल है मैं इसको डिस्पोज़ कर दूँगी। फिर मैं एक और दूसरा टॉवल लूँगी, उससे मैं लोअर बॉडी जो है बेबी की उसको पूरा कवर कर दूँगी। क्यों? ताकि हाइपोथर्मिया में ना जाए बच्चा। हाइपोथर्मिया से ज़्यादा उसकी जो सिम्पटम्स हैं वो वर्सन हो जाएँगे। उसके बाद जो है मैं देखूँगी, मैं बेबी को जो है फ़ीट पे टैप करूँगी ताकि उसको स्टिमुलेट कर सकूँ कि वो कोई रिस्पॉन्स शो करे। उसके बाद मैं बैक को भी रब करूँगी, स्टिमुलेट करूँगी, ठीक है? कि वो किसी तरह रो ले। मोस्टली जो बच्चे होते हैं अगर ज़्यादा उनका इशू ना हो तो वो इस टाइम पे ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं हो रहा? जी मैम। आपने बेबी को असेस कैसे किया? आपने जब उसको रिसीव किया तो आप उसमें 3 मोटी-मोटी चीज़ें देखेंगे। वो 3 मोटी-मोटी चीज़ें कौन-सी हैं? बताते रहो। मैं उसकी टोन देखेंगे कि बेबी की टोन किस तरह है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बेसिकली वो अपने हाथों को इस तरह क्लेंच करते हैं, ये सबसे बड़ा उनका साइन होता है कि वो मतलब उनकी टोन है। लेकिन जो बच्चे फ्लॉपी होते हैं तो वो उनकी कोई टोन नहीं होती, हाथ उनके बिल्कुल ऐसे एक्सटेंडेड पड़े होते हैं और वो फ्लॉपी होते हैं। फिर आप कलर देखते हैं कि वो मतलब किस तरह साइनोसिस है, साइनोसिस सेंट्रल है या पेरिफेरल है। और फिर रेस्पिरेशन उनकी ब्रीदिंग देखते हैं कि कोई ना कोई ब्रीदिंग उनकी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद ही हम रिससिटेशन की तरफ जंप करते हैं। उसके बाद अभी मैंने देख लिया कि बेबी जो है वो कोई स्टिमुलस मुझे शो नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स मुझे शो नहीं कर रहा, तो उसके बाद जो है मैं बेबी के रेस्पिरेशन पूछता हूँ। अब एयरवे जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है बच्चा रेस्पिरेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं बेबी की सक्शन करूँगी। सक्शन जो है मैं माउथ में पहले करूँगी, क्योंकि माउथ जो है वो नोज़ के बजाय थोड़ा क्लीन होता है। तो ये बल्ब को इस तरह पहले बंद करना है, उसके बाद हम इसको इस तरह अंदर करेंगे और फिर ऐसा करके हमने बाहर डिस्कार्ड करना है। फिर दोबारा बंद करके मैं इसके एक नॉस्ट्रिल में डालूँगी, फिर बाहर निकालूँगी, फिर इस तरह बंद करके एक दूसरे नॉस्ट्रिल में डालूँगी और बाहर निकालूँगी, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव सक्शनिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे बच्चा और ज़्यादा रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया में जाता है और ज़्यादा बच्चों के सिम्पटम्स वर्स होते हैं। उसके बाद फिर मैं ये अम्बू बैग होता है और ये मास्क होता है बेबी के जो फेस पे लगाते हैं। इसके डिफरेंट साइजेज़ होते हैं, आपने अकॉर्डिंग टू द बेबी साइज़ लेना है, ठीक है। तो इसको आपने फिट करना है। साइज़ को कैसे देखेंगे कि उसके नोज़ और माउथ को कवर कर ले, उसका नोज़, लेकिन इतना ना हो कि उसकी आईज़ को या जॉ से ओवरवेट करे। इतना बड़ा ना लें, ठीक है। उसका इतना नोज़, लें कि ये एरिया उसका कवर हो जाए, ठीक है। वरना यहाँ पे जो होगी तो ऑक्सीजन निकल जाएगी ना, ठीक है। यहाँ पे जो आप कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो तो निकल रही है, ठीक है। आपने इधर सारी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये अब हम इसके फेस के ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखना है हमने कि ये सी शेप बने, ठीक है। इसको ऐसे करना है। बेबी को जो है ना जब हम रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके नीचे नेक के नीचे ना हम ये कोई कपड़े को रोल करके नेक रोल रख सकते हैं, ताकि क्या है कि उसकी स्टार गेजिंग पोजीशन हो। तो उसके जो शोल्डर के नीचे जब आप रखेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट देखेगा। इससे क्या है कि बच्चों की जो एयरवे है उसकी पेटेंसी रहती है, वो ब्लॉक नहीं होता एयर में उनका, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये एडल्ट्स मास्क, में ऐसा नहीं है। आप आईसीयू इधर-उधर जाते हैं, वहाँ पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो यहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है। एडल्ट्स की रिससिटेशन और बेबी की रिससिटेशन में फ़र्क क्यों है? क्योंकि बेबी के लिए अगर आप देखते हैं ना, ठीक है, तो उसका जो ऑसिफट होता है ना, ये बहुत लार्ज होता है, ठीक है। फ्रंटल लोब इतना बड़ा नहीं होता जितना कि ऑसिफट लार्ज होता है। तो उससे क्या होगा, उसकी ये ऐसे बच्चे को आप देखें ना, जब वो डिलीवर होता है वो इस हालत में पड़ा होता है, तो वो एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। एक्सटेंडेड होने से क्या होगा कि टंग फ्लो कर जाती है बैक ऑफ द फेरेंक्स पे और एयरवे पेटेंट नहीं रहती। आप जब इसको स्टार गेजिंग पर लेकर आएंगे तो फिर टंग जो है वो रास्ते से हट जाएगी, आपकी एयरवे पेटेंट रहेगी। तो ये पोजीशन जो है इसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अम्बू बैग से उसकी वेंटिलेशन या उसको मैं रेस्क्यू ब्रेथ करना शुरू करूँगी। तो उसमें पहले मैंने फेस के ऊपर मास्क को रखा। जो ये मास्क है ये उसके नोज़, उसके माउथ और उसके चिन को कवर करे, ओवरली चिन को भी कवर ना करे और ये ना हो कि हाफ नोज़ को कवर कर रहा हो या आँखों तक जा रहा हो। तो ये अपने इनको ये फेस के मुताबिक एडजस्ट करके करना दिखा है। दें कि भाई ऐसे भी ना हो, सॉरी, ऐसे भी ना हो कि इस एरिया को कवर कर रहा हो, ठीक है, और ऐसे भी ना हो कि इधर कवर कर रहा हो। वो तो आप ऑक्सीजन देंगे तो वो तो लीक हो जाएगी। सिर्फ इस एरिया को कवर करे। आपकी बुक में डायग्राम बनाया हुआ है उन्होंने, आपने ठीक है। टाइट एक सील बनानी होती है, ठीक है।
उसको किस तरह बनाना होता है, आपने सी शेप बनाना होता है। सी शेप किस तरह बनाते हैं आप, कि आप एक अपना इस जगह पे रखते हैं, दूसरा फिंगर अपनी इधर रखते हैं, और तीसरा आप उसके जॉ के ऊपर रखते हैं। थोड़ा सा उसके जॉ को ऊपर की तरफ करते हैं और आपने टाइट सील बनानी होती है। फिर आप जो है अपने बच्चों के लिए पूरे हाथ को यूज़ नहीं करते हैं, आप जस्ट अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं ताकि बहुत एक्स्ट्रा जो है ना एयर आप अंदर ना ले। आप जो है 5 1 2 3 4 5 ये 5 रेस्क्यू ब्रेथ इसलिए भेजते हैं कि आप देखते हैं कि एयर जो है वो इक्वली दोनों लंग्स में जा रही है कि नहीं, उसका चेस्ट राइज होगा, मीन्स कि ये आपने बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। सपोज़ कि आपका जो है चेस्ट राइज नहीं करता है, तो आप दोबारा से जो है रिपीट जेंटल सी सक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप करेंगे। अब वेंटिलेशन किस तरह करनी होती है कि आपने 40 पर मिनट करनी होती है, 40 पर ब्रीथ्स मिनट। पर मिनट, ठीक है। उसमें एक आप मिनट में 40 का आपका सांस ले बचा। तो आपने इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें, आपने चेस्ट की रिकॉइल को भी देखना होता है। तो आपने 1 मिनट में जो है ये आपने देखिए टाइट एक सी बनाई हुई है, उसके थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है उसके जॉ को। उसके बाद आपने 1 2 3 4 आपके साथ आपका असिस्टेंट होगा जो टाइम नोट करेगा, ठीक है। 5 6 ये 40 आपने दे दी। सपोज़ कि इसके बाद अब बेबी ने ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी है और उसने अपना क्राई स्टार्ट कर दिया है, तो फिर आप बेबी को जो है मदर को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन सपोज़ इसके बाद भी नहीं करा तो आप एक और बार फिर दोबारा इसको 40 बीट्स पर मिनट और 40 पर मिनट के हिसाब से आप इसको वेंटिलेशन देंगे। अब अगर नहीं हो रहा तो आपने जो है बीच में 6 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं लेना एक मैन्योवर से दूसरे मैन्योवर के बीच में। फिर आपने फ़ौरन क्या करना है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की तरफ जाना है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की हमारे पास क्या होती है, एक लेरेंजोस्कोप होगी अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द बेबी। अगर बच्चा प्री मेच्योर है तो ये 0 साइज़ की होगी, ठीक है, इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर जो है ये बच्चा जैसे कि इन्फेंट ये पूरा का पूरा टर्म का बेबी है तो फिर इसका 1 साइज़ होगा, ठीक है। अब इसको जो है ना आपस में अटैच करने का भी एक तरीका होता है, हम इसको इस तरह से अटैच करते हैं, ठीक है। जब अटैच करते हैं तो इसकी ये लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। अब हमने किस तरह करना है कि बेबी के हेड एंड पे जाना है और हमने बेबी के लिए बहुत जेंटली फिंगर्स को यूज़ करना है, हमने कभी भी हैंड की फुल फोर्स को यूज़ नहीं करना। एडल्ट में वो जब करते हैं तो फिर ऐसे पकड़ते हैं, बच्चों के लिए आपने फिंगर टिप यूज़ करनी है, ये ये नाजुक है ना। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, ठीक है। आप सब ने देखा होगा एनेस्थीसिया वाले इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो जो हमारे पास बच्चे हैं उसमें 2.5 to 3.5 होती है और हम प्रेफरेबली कहते हैं कि इसमें कफ ना हो क्योंकि उनका एयरवे जो है बहुत ज़्यादा नैरो होता है। तो उसके बाद अभी सबसे पहले हमने जो है ये फिंगर से जेंटली करके हमने इसके टंग को जो है बिल्कुल एक साइड पर कर देते हैं, ठीक है। अंदर लाइट होती है जो हमें उसके एयरवे को बता रही है। और फिर हमने इस तरह सी शेप में इस तरह पकड़ के और फिर इसको इंसर्ट करना होता है कितना 1 to 2 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर। बयान द वोकल कॉर्ड्स। इतना ज़्यादा आपको वोकल कॉर्ड्स नज़र आएंगे, ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया नज़र आएगा, ठीक है। ये इस मॉडल के अंदर लंग्स और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो आपने जब इसके अंदर ऐड कर दिया इसको, इस तरह आपने इंसर्ट कर दिया। अब फिर आपने इसको बाहर निकालना है, ठीक है। फिर आपने इसके साथ दोबारा इसको अटैच करना है, ये मास्क हटा के इसको अटैच करना है, इसलिए ताकि आप देख सकें कि जो आपने इंसर्ट किया है वो आपका जो है इधर लंग्स में एयर जा रही है कि नहीं। फिर आपने दोबारा 5 रेस्क्यू ब्रेथ्स दे दी, ठीक है। उसके बाद आपने चेस्ट से भी ऑस्कलटेट कर सकते हैं स्टेथोस्कोप को कि ये जो एयर है ये लंग्स में जा रही है या एब्डोमेन में, जैसे हम एनजी ट्यूब पास करते हैं। दूसरा आप जो है चेस्ट को राइज और ग्रो होते हुए भी देख सकते हैं। इसके साथ फिर आप जो है ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। और मिस्ट भी आएगी, एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर भाप आना शुरू हो जाती है। हम एक्सहेल एयर में क्या होता है उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर्स भी होती हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मिस्ट आ रही है, फॉग आ रही है, ठीक है। ये जब आप जाते हैं ना ओटी में एनेस्थीसिया वालों को देखा करेंगे वो कैसे करेंगे उसको पास कर रहे हैं, किस तरह से एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं, उसको तवज्जो से देखा करें, ठीक है। चेक कैसे कर रहे हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब इसोफेगस में नहीं चली गई कहीं पर। स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे आप ऑस्कलटेट करके और चेस्ट के राइज उस पर देखेंगे कि ये राइज हो रहा है कि नहीं। साथ ही वो जो एनेस्थीसिया की अपनी मशीन्स होती हैं जो आपको ऑक्सीजन बताती हैं, तो आपने उसका जो नंबर है वो 3 पे रखना है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम तो 10 तक भी जाता है लेकिन वो एडल्ट के लिए होता है, तो उसमें फ्लो ऑफ ऑक्सीजन दिखाई जाती है कि कितना जा रहा है। दूसरा फिर जो है अपने साथ बच्चे के पल्स ऑक्स मीटर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब आपने हमारा जो है
एयरवे भी हो गया, ब्रीदिंग भी हो गया। अब हमें थर्ड स्टेप पे जाना है, दैट इज़ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए क्या है कि आपका हार्ट रेट को आप किस तरह मेजर करते हैं? आपने जो है हार्ट रेट के लिए आपने जो है या तो ये जो हमारा इस बच्चे के मिड आर्म पे आपने ब्रेकियल आर्टरी की जो पल्सेशन है उसको फील करना है, या यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड लगा होगा उस पर आपने पल्सेशन फील करनी है। एंड मेक श्योर कि आपके हैंड सैनिटाइज हों, आपने ग्लव्स पहने हुए हों ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, आप उससे करेंगे। अगर आपका हार्ट रेट 60 से कम जा रहा है, दिस मीन्स कि बच्चे को CPR की ज़रूरत है, तो फिर आप अपने ये जो CPR है ये एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है, और अगर आपके साथ असिस्टेंट है तो ज़्यादा अच्छा है। असिस्टेंट को आप कहेंगे कि वो अभी ये मतलब कि हम फ़िलहाल के लिए ट्यूब निकाल लेते हैं। असिस्टेंट को आप कहेंगे कि वो जो है यहाँ पे आप या तो इस तरह ओवरलैप टेक्निक से हम जो हम रख के कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। और अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा रश है और आपका हाथ बहुत मुश्किल से बच्चे की तरफ जा रहा है, तो आप फिर 2 फिंगर से भी इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का चेस्ट बहुत सॉफ्ट होता है तो ईजीली हो सकता है। लेकिन बेस्ट टेक्निक है कि आप इससे कर सकते हैं। मतलब आपने दोनों काम अगर स्टिमुलेशन से इसकी ब्रीथिंग ना आई, फिर इसकी 3 चीज़ें चेक करेंगे। कलर मतलब पिंक है, साइनोसिस है, या और दूसरे नंबर पे टोन फ्लॉपी है या अनकॉन्शियस है, और तीसरे नंबर पर रिस्पायरेशन गेस्पिंग है कि नॉर्मल। ये 3 चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद जब हम 3 स्टेप करेंगे, सबसे पहले ईयरवे उसके साफ़ करेंगे, दूसरे नंबर पे ब्रीथिंग के लिए उसके जो है ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे, तीसरे पे सर्कुलेशन, उसमें CPR आता है। और फिर आखिर में जो है ना अगर CPR से भी काम ना चला तो फिर एड्रेनलिन लगाएंगे 0.1 ml पर kg, और उसके बाद नॉर्मल सलाइन लगाए 10 cc पर kg, और सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएंगे 1 ml पर kg। ये 3 चीज़ें लगाएंगे। और नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट इस वजह से लगाएंगे टू ओवरकम एसिडोसिस। एड्रेनलिन इस वजह से लगाएंगे कि उसके हार्ट की जो क्रोनिक आयोनोट्रॉपिक एंड क्रोनोट्रॉपिक एक्टिविटी ज़्यादा कर ले, ये चीज़ें। और जो ऑक्सीजन लगाएंगे वो 30 पे लगाएंगे। ओके, इसकी 3 चीज़ें। और जो आर्टरी है, ये जो है ना ये आर्टरी है जो पोजीशन है 11 o'clock 12 o'clock पे होती है, ये आर्टरी की पोजीशन होती है।